अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट यूनिट्स जो हमारे पास यूज़ होते हैं और उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन प्रॉबेबली आ सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और कुछ और इम्पॉर्टेंट टिप्स भी हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको ईटर टेस्ट में बहुत मदद फराहम करेंगे। तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो आम तौर पे देखने में आया है कि टाइम पीरियड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी एंड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो ये जो फार्मूला है ये सिंपल पेंडुलम के लिए है, यानी जब हम सिंपल पेंडुलम के मैथ्स टाइम पीरियड की बात करते हैं तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं, और जब मैथ्स अटैच टू स्प्रिंग के लिए हम बात करते हैं, अटैच टू स्प्रिंग के लिए बात करते हैं तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं। तो अब इनमें से सवाल किस तरह के आ सकते हैं? तो पेंडुलम में ऐसा सवाल आ सकता है कि पेंडुलम में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास डिफरेंट मैसेज हों और बाकी आपके फैक्टर्स कांस्टेंट हों तो टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा। तो जैसा कि आप पेंडुलम के सिंपल पेंडुलम के फार्मूले में देख सकते हैं कि यहां पर मैस का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ एल और जी है। एल यानी लेंथ ऑफ द पेंडुलम और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। मैस पे इसका डिफरेंट रिलेशन होगा। इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो लेंथ के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है और जी के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, ये भी याद रखें। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो आपके सवाल पूछेगा कि अगर लेंथ को 4 टाइम कर दिया जाए तो टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा। याद रखें कि जिस फार्मूले में अंडर द रूट आ जाए तो उसका जो इंक्रीज होगा वो आप अंडर रूट में उस चीज को लिखेंगे और उसके साथ होगा। जैसे कि टाइम अगर लेंथ को 4 टाइम कर दिया जाए तो टाइम पीरियड पर, जैसे कि यहां पर अगर लेंथ को मैं 4 टाइम करता हूं तो जब ये 4 अंडर रूट से निकलेगा तो नया टाइम पीरियड आपके पास 2 टाइम बन जाएगा। इसी तरह अगर मैस को 4 टाइम इंक्रीज करने से टाइम पीरियड ऑफ मैस अटैच टू स्प्रिंग वो भी 2 टाइम हो जाएगा। अब इसमें एक दूसरी बात है कि ये तो टाइम पीरियड हो गई, अब फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 ओवर टी या टाइम पीरियड 1 ओवर एफ के बराबर है। तो जब आपके पास सिंपल पेंडुलम हो या मैस अटैच टू स्प्रिंग हो, जब भी आप टाइम पीरियड किसी चीज का मालूम कर रहे हैं, किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी का आप अगर टाइम पीरियड मालूम कर रहे हैं तो उसका टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी से इनवर्स में होगा, उलट होगा। तो अगर आपसे लेट से कोई पूछता है कि, तो पहली बात तो मैं स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूंगा कि आप या टाइम पीरियड के रिलेशन सीख लें या फिर फ्रीक्वेंसी के। तो हम ज्यादातर टाइम पीरियड के सीख लेते हैं, तो आपको फ्रीक्वेंसी के रिलेशन सीखने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट ये समझें कि अगर आप टाइम पीरियड के लिए उसको कैलकुलेट करें, अगर कोई आपसे फ्रीक्वेंसी का भी पूछता है तो वो आप टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करें और जो रिजल्ट आए वो उसका उलट होगा। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि इसका टाइम पीरियड जो है वो 2 टाइम हो गया है, तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हाफ हो जाएगी। इसी तरह अगर टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा तो फिर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी क्योंकि उलट होगा। ठीक है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात फार्मूलेस के हवाले से, एक तो फार्मूले आपको सारे तकरीबन याद होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपके पास एक इक्वेशन में, जो कि प्रोबेबली ज्यादातर इक्वेशन में ऐसी होता है कि आपके पास 3 या 3 से ज्यादा उसमें वेरिएबल्स होते हैं, ज्यादातर चीजें होती हैं। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं v इक्वल टू एफ लैम्डा, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टू वेवलेंथ। अब इसमें आपने ये करना है, याद रखें कि जब भी आपने किसी इक्वेशन में कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन हमेशा 2 चीजों का आपस में होता है, और जिन 2 चीजों का आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो बाकी को आपने कांस्टेंट रख लेना है। जैसे कि अगर आप लेट्स से फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का कंपैरिजन करेंगे तो वेलोसिटी को आपने वहां पर कांस्टेंट लेना होगा। इसी तरह अगर आपने लैम्डा और वेवलेंथ का कंपैरिजन करते हैं, वेलोसिटी और लैम्डा यानी वेवलेंथ का कंपैरिजन करते हैं तो फ्रीक्वेंसी को आपने कांस्टेंट लेना होगा। या अगर आप फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी का कंपैरिजन करते हैं तो फिर आपने लैम्डा को कांस्टेंट रखना होगा। तो आमतौर पर यह सवाल आ भी जाता है कि अगर वेलोसिटी के डिक्रीज करने से वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होती है तो फिर फ्रीक्वेंसी पर क्या असर पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर किसी चीज की वेलोसिटी कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं तो फिर उसकी अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं और उसके साथ वेवलेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो फिर हम ये कहेंगे कि उसकी उन दोनों वेव्स की आपस में वेलोसिटी जो है वो इक्वल है।
अच्छा, ये बात तो हो गई। और दूसरी बात आपके पास ये है कि जैसे कि यहां पर एक सवाल है, इंटेंसिटी एनर्जी बाय टाइम इनटू एरिया, जो एनर्जी का किसी भी इंटेंसिटी के लिए फार्मूला है, उसकी मैथमेटिकल डिफिनेशन है। तो जो मैंने इसमें सवाल देखा है वो ये देखा है कि आपसे कोई पूछता है कि इंटेंसिटी का आर के साथ यानी रेडियस के साथ, जो एरिया का रेडियस है उसके साथ क्या रिलेशन होगा। तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर तकरीबन I इक्वल टू ई डिवाइड बाई टी ए, तो 3-4 चीजें आ गई हैं। तो उनको जब हम रेशोज में डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि चीजें ज्यादा होती हैं, वो ऊपर नीचे करने में, डिवाइड मल्टीप्लाई करने में उनसे गलती हो सकती है और वो आंसर वो नहीं ला सकते जो उसका आंसर होगा। जैसे कि अगर कोई मुझसे पूछ ले कि अगर किसी चीज की इंटेंसिटी I1 है और उसका रेडियस जो होगा, लाजमी बात है वो भी R1 होगा, और अगर कोई दूसरी वेव है उसकी इंटेंसिटी 2 है और उसका जो रेडियस है वो R2 है, तो फिर इनका आपस में जो रेशियोज है I1 डिवाइड बाई 2, इसका क्या होगा। तो ये बड़ा आसान है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्ज करते हैं वो उसको करते हैं कि I1 इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय टी इंटू एरिया को मैं लिख लेता हूं पाई R1 स्क्वायर। अब याद रखें, चूंकि हम I और R का आपस में रिलेशन कर रहे हैं, तो बाकी जितनी भी चीजें हैं उनको आप कांस्टेंट ले लें, C ले लें, C डिवाइडेड बाय R1। इसी तरह अगर आप दूसरे के लिए करेंगे तो दूसरा भी यही आएगा, C डिवाइडेड बाय R2। अब आप देख सकते हैं कि आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी आसान हो गई है, क्योंकि पहले आपके पास E डिवाइड बाय टी पाई आ जाता है, तो उसमें स्टूडेंट गलती कर लेते हैं। और याद रखें कि ईटा टेस्ट में ऐसे सवाल आ सकते हैं जिनके प्रोबेबली आपके दिमाग में आंसर आते हैं, वो क्वेश्चन के आंसर वहां पर दिए होते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल आंसर भी वहां मौजूद होता है। तो अगर हम इस R को वहां ले जाएं तो ये I1 R1 स्क्वायर इक्वल टू C, और इसका आ जाएगा I2 R2 स्क्वायर इक्वल टू C। तो C कांस्टेंट, तो ये आपके पास I1 और R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय I2 R2 स्क्वायर इक्वल टू C डिवाइडेड बाय C 1 आ जाएगा। तो आपके पास R2 उधर, और ये आपके पास I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ये जब आप बाकी चीजों को कांस्टेंट ले लेंगे तो ये आपके लिए बड़ी आसान बात हो जाएगी। इसी तरह जो ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्बिक फोर्स, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, इसके लिए जो सवाल आ सकता है वो आमतौर पे डिस्टेंट रिलेटेड आता है। आपसे कहा जाता है डिस्टेंस को बढ़ाने या कम करने से, तो याद रखें इन्हें इनवर्स स्क्वायर लॉज भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ को भी और कूलम्बिक लॉ को भी। इनको इनवर्स स्क्वायर लॉ इसलिए कहते हैं कि 1 और R स्क्वायर के साथ इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं। अब बात इस तरह है कि इसके डिवाइड में स्क्वायर है। पहली बात तो यह है कि बाकी चीजें कांस्टेंट और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू R स्क्वायर। अब फोर्स जो है वो R के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, यानी फोर्स बढ़ेगी अगर R को हम डिक्रीज करेंगे। अब R को कितना डिक्रीज करते हैं, फर्ज करते हैं R को हम R डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं होल स्क्वायर। तो अगर हम आमतौर पे करेंगे तो अगर ये सिर्फ R होता तो फिर तो 2 डबल डिवाइड में ऊपर चला जाता और आपके पास फोर्स डबल हो जाती है, लेकिन चूंकि ये इनवर्स स्क्वायर है तो फिर ये आपके पास R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये 4 ऊपर जाके 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स हो जाएगी। दो और बड़े इंटरेस्टिंग रिलेशन है हमारे पास, जिसमें आप देख सकते हैं कि P इक्वल टू वी स्क्वायर R एंड P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो ये जो बात मैंने पहले बता दी है उसके लिए बड़ी चार्मिंग सिचुएशन बन गई है कि अब आपको ये चीज बड़े आसानी से समझ आएगी। यहां पर पावर जो है वो रेजिस्टेंट के इनवर्सली रिलेटेड है, और यहां पर पावर जो है वो करंट के डायरेक्टली पावर जो है रेजिस्टेंट के डायरेक्टली रिलेटेड है। अब सवाल यह पैदा होता है कि पावर का रेजिस्टेंस के साथ कौन सा रिलेशन है। तो जब आप मेरी उस पहली बात पे अमल करेंगे, मैंने जो आपसे कहा कि अगर आपके पास रिलेशन में 3 या 3 से ज्यादा चीजें हैं, जैसे कि यहां पर है वी स्क्वायर बाय R, तो अगर फर्ज करते हैं आप पावर और रेजिस्टेंस का आपस में रिलेशन बताना चाहते हैं,
तो आपको बाकी चीज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वोल्टेज का सोर्स अगर कांस्टेंट होगा तो पावर जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रिलेटेड होगी। और इसी तरह अगर आप यहां पर देखें तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, अगर आप आर स्क्वायर को कांस्टेंट रखते हैं तो फिर आपके पास पावर रेजिस्टेंस के, तो ये जहन में रखें कि वोल्टेज को कांस्टेंट रखने से पावर और रेजिस्टेंस का आपस में रिलेशन इनवर्स होगा, और उसके साथ पावर का रेजिस्टेंस से रिलेशन डायरेक्ट तब होगा जब आप करंट को कांस्टेंट रखेंगे। उसके बाद यहां पर ये एक गिल्वेनोमीटर का रिलेशन है, वो मैंने कहीं देख लिया था पुराने पेपर्स में, I इक्वल टू सी एन ए बी थीटा। तो यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये आती है कि पहले तो आपसे ये पूछा जाता है कि आपका जो गिल्वेनोमीटर है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो ये पूरी इस फार्मूले में आप देख लें, इन सारी चीजों पर वो डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें इसका और इसका रिलेशन आपस में डायरेक्ट है, थीटा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा करंट पास होगा। अब याद रखें कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि आप अगर इससे यानी I इक्वल टू एन ए बी और थीटा, अब ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को मैं यहां पर K कह देता हूं, K इक्वल टू सी एन ए बी। अगर कोई आपसे पूछे कि इसको गिल्वेनोमीटर बनाने के लिए, यानी अगर ये गिल्वेनोमीटर है और सेंसिटिव गिल्वेनोमीटर है, इट कैन कैलकुलेट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, तो K की वैल्यू को क्या होना चाहिए, और अगर हम इस गिल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर देते हैं एमीटर में तो फिर K की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो याद रखें कि इसकी वैल्यू, K की वैल्यू जितनी छोटी होगी, बहुत स्मॉल होगी, तो वो आपका सेंसिटिव गिल्वेनोमीटर होगा, और जब ये वैल्यू लार्ज होगी तो आपका गिल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा एमीटर में, वो ज्यादा करंट को मेजर कर सकेगा। उसके अलावा जो है तो कुछ और रिलेशंस हैं, रेजिस्टेंस का है, डिफरेंट रिलेशन है, कैपेसिटेंस का है, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप देख सकते हैं कि एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जिसे एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, ये कैपेसिटर में किसके बराबर है, ई आर रिलेटिव परमिटिविटी, ई नॉट रिलेटिव फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और उसके साथ ई स्क्वायर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। अब अगर आप यहां पर देखें, जैसे कि आमतौर पे हम यहां पर फोर्स का ये फार्मूला लिखते हैं तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और अगर K की वैल्यू में देखूं तो 4 पाई F साइन नॉट और Q1 Q2 डिवाइड, ये हमारे पास जब दो चार्जेस के दरम्यान में स्पेस हो तो उसके लिए फार्मूला है, और ये स्पेस जब कन्वर्ट हो जाती है कि दरम्यान में हम मीडियम रख लेते हैं तो फिर यहां पर ER आ जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि फोर्स डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि ER डिवाइड में है। और इसी तरह कैपेसिटर में हम कहते हैं कि ER चूंकि मल्टीप्लाई में है तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। अब यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि इस तरह के सवाल भी अक्सर आ जाते हैं कि कोई आपसे कहे कि एनर्जी डेंसिटी का डाइलेक्ट्रिक पुट करने से क्या असर पड़ेगा, तो मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि गलती लायक स्टूडेंट से होती है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से होती है। तो यहां पर वो स्टूडेंट देखते हैं क्योंकि ER जो है वो अपने लिहाज से ठीक होते हैं, यानी ईटा के जो एस्पिरेंट्स हैं वो ज्यादातर कुछ बातों में अपने लिहाज से ठीक होते हैं, मतलब उनके जहन में एक बात होती है, तस्वीर का दूसरा रुख वो नहीं देख सकते या उनको याद नहीं रहता देखना। तो E डिवाइडेड बाय यानी एनर्जी डेंसिटी जो है वो ER, तो यहां पर ER जब वो देखते हैं तो कहते हैं एनर्जी तो डाइलेक्ट्रिक के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, लेकिन साथ में वो ये चीज नहीं देखते, यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले को ओपन करें तो वो हमारे पास आएगा 1/4 पाई F साइन नॉट ER Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब यहां पर अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं E स्क्वायर की वैल्यू जब पुट करते हैं तो यहां पर ER के साथ इंक्रीज आ रहा है मल्टीप्लाई में, लेकिन ER स्क्वायर के साथ डिक्रीज आ रहा है। यानी अगर मैं यहां वैल्यू पुट कर लूं तो इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल करना है, 1/4 पाई होल स्क्वायर ER स्क्वायर E नॉट Q डिवाइडेड बाय R4 और स्क्वायर, मैं इसमें E की वैल्यू पुट कर ली है। तो अब यहां पर देखें ये ER बेसिकली इसके अंदर मौजूद था, तो ये ख्याल भी आपने करना है कि अब यहां पर देखें ER मौजूद था, नीचे ER स्क्वायर है, ऊपर E है, तो अब एनर्जी डेंसिटी जो है वो डाइलेक्ट्रिक के साथ जो है तो वो
डिक्रीज होगी। इसके अलावा आप दूसरे अंदाज से भी इसको देख सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपकी एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली रिलेटेड है। यानी इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, रिवर्स में भी आप सोच सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ई स्क्वायर के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक पुट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड, दो चार्जेस के दरम्यान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या दो प्लेट्स के दरम्यान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस पर असर पड़ता है, वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसी तरह एनर्जी भी डिक्रीज होगी। आई होप कि आप लोगों को बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर इसके अलावा भी आपके जहन में कोई सवाल है आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपके जवाब देने की कोशिश करूँगा। और तैयारी करें, खूब तैयारी करें और मेहनत करें। 20 दिन बाकी हैं। अगर 20 तारीख को टेस्ट हुआ, अगर कोई आगे पीछे डेट्स ना हुई तो इंशाल्लाह जब 20 तारीख को टेस्ट हुआ तो आप लोग अपनी तरफ से फुल कोशिश करें और मेहनत करें। इंशाल्लाह जो है तो आप लोग टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे। थैंक यू।